अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तरस थी, मगर वो उर्दू के लिए बने थे और उर्दू उनके लिए खूब समझते थे और खूब समझाते थे। यानी उस दौर के जितने भी आप हम देखते हैं मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, नामवर हस्तियां हैं, ये सब के सब लोग एक ज़बान नहीं बहुत सी ज़बानों पर दस्तरस रखते थे। हम आज के दौर के किसी बच्चे से पूछें ना उसको अरबी कुरान सिर्फ़ रीडिंग करनी आती होगी, ना उसका मतलब समझता होगा, ना उसकी किसी क़वाइद व उसूल से वाकिफ़ होगा। इसी तरह फ़ारसी है, फ़ारसी को हम एक मज़मून के तौर पर पढ़ाते हैं, अभी भी हमारे इदारों में पढ़ाया जाता है, लेकिन ना फ़ारसी पढ़ने वाले वैसे शागिर्द हैं, ना वैसे उस्ताद हैं आजकल के दौर में, और ना इन ज़बानों की वो अहमियत बाकी रही है कि जिस तरह उस दौर के जो मुसलमान थे वो जब अभी उर्दू अभी इब्तदाई मराहिल में थी, इतनी तरक्की याफ्ता सूरत में नहीं थी, तो उस वक्त अरबी और फ़ारसी जो थी वो हर बच्चा, हर पढ़ने वाला बच्चा ज़रूर सीखता था। और फिर अंग्रेज़ी उस दौर की मजबूरी बन गई थी, लिहाजा बच्चों को अंग्रेज़ी भी सिखाई जाती थी और अंग्रेज़ी भी लोग सीखते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों तक अपनी बात, अपना नज़रिया, अपना ख़्याल पहुंचाने के लिए उनकी ज़ुबान में बात करना ज़रूरी था। लिहाजा अंग्रेज़ी पर भी उसके बारे में भी समझ बूझ रखना, उसको जानने और समझने की कोशिश करना वो भी ज़रूरी था। तो यहाँ इनकी ख़ास बात यह है कि अरबी और फ़ारसी में तो इनको महारत थी ही, लेकिन इनको वो ख़ुसूसी जो लगाव था वो उर्दू ज़बान के साथ था, और वो उर्दू ज़बान के साथ बहुत प्यार करते और बहुत उन्होंने इसमें जो है वो इनको बोल चाल में और तहरीर में इसमें कमाल हासिल था। और उर्दू उनके लिए वो उर्दू के लिए बने थे और उर्दू उनके लिए खूब समझते थे और खूब समझाते थे। ज़ुबान के जो नुकात वो अपने शागिर्दों को बता गए हैं, उसी का नतीजा है कि कॉलेज के लौंडे वो मज़मून लिख जाते हैं, यानी कॉलेज के नौजवान बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखते हैं जो बड़े बड़े अहले कलम के हाशिया ख़याल में भी नहीं आते, यानी उनकी सोच और फ़िक्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे ऐसे मज़ामीन उनके जो शागिर्द हैं वो लिख जाते हैं। तो ये उनका जो है वो ज़बान से लगाव और प्यार है कि उन्होंने अपने शागिर्दों को भी ऐसी तालीम दी। मौलवी साहब क्या मरे, ज़बान उर्दू का एक सतून गिर गया, और ऐसा सतून गिरा कि उस जैसा बनना तो कुजा, उस हिस्से में अड़वाड़ भी लगानी मुश्किल है। अड़वाड़ यानी पैबंद लगाना, जोड़ लगाना, टुकड़ा लगाना, कि उसको भरने की कोशिश करना वो भी मुश्किल है। कि उर्दू के जितने वो माहिर थे, ज़बानदान थे, उनके जाने के बाद उर्दू ज़बान का ऐसे लगता था कि जिस इमारत के ऊपर जो है वो उर्दू की जो इमारत तामीर हो रही है उसका एक अहम सतून, एक सतून कहते हैं, अब इंग्लिश में आप समझ जाएंगे, सतून पिलर को कहते हैं, ठीक है। पिलर जो होता है वो जिसके ऊपर बीम डाल के बिल्डिंग खड़ी की जाती है। आजकल बहुत बड़े बड़े जो प्लाजे बनते हैं उनकी बुनियादें पिलर्स के साथ बनाई जाती हैं। ख़ास तौर पे मरी वाली साइड पे जब आप जाते हैं वहाँ आप देखें, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे प्लेन ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे पिलर बना के उनकी भराई करके अंदर तक सरिया डाल के मज़बूत सी बुनियाद बना के पिलर्स की, और उन पिलर के ऊपर बीम डाल के उसके ऊपर फिर दीवारें बनती हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये समझ लें कि बुनियाद या सतून जो है वो किसी भी इमारत का एक अहम हिस्सा होता है, जिसके बगैर इमारत पाया तकमील को नहीं पहुंच सकती। और उनके जाने के बाद जो कमी रह गई वो कोई और पूरी ना कर पाया, पैबंद भी ना लग सका। उनका नेमुल बदल तो क्या, एक मामूली सा पैबंद भी उस जगह पे ना लग सका। उनकी जगह भरने के लिए दूसरे प्रोफेसर की तलाश हो रही है, मगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अरबाब हल व अक़द लिख रखें कि चाहे इस सिरे से उस सिरे तक हिंदुस्तान छान मारो, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जैसा प्रोफेसर मिलना तो बड़ी बात है, उनका पासंग में मिल जाए तो गनीमत और बहुत गनीमत समझो। यानी पूरे हिंदुस्तान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप तलाश करना वहाँ शुरू करें तो वहीदुद्दीन सलीम जैसा काबिल उस्ताद उर्दू ज़बान के हवाले से आपको नहीं मिलेगा। यानी इतनी सारी उनकी शख्सियत की कमज़ोरियाँ और कमज़ोर पहलू दिखाने के साथ साथ उनकी इल्मी काबिलियत की इतनी तारीफ़ करते हैं कि वो इतने काबिल थे कि उन जैसा उर्दू दान और उर्दू ज़बान का प्रोफेसर और कोई मिल नहीं सकता। उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले जितनी भी कोशिश कर लें, उनको अरबाब हल व अक़द यानी उसके मुंतज़मीन, उसका इंतज़ाम इंसराम चलाने वाले
जो उनकी जगह पे यूनिवर्सिटी का नज़्म व नस्क चलाने वाले यूनिवर्सिटी के ओहदेदारान वो जितनी भी कोशिश कर लें उन्हें उन जैसा काबिल उस्ताद नहीं मिल सकता। उनका पासंग भी मिल जाए, यानी उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता, उन जैसा तो नहीं मिल सकता, तो उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी अगर मिल जाए तो ये भी बहुत गनीमत होगी। अब है इस सबक से मज़ाक की कुछ मिसालें हैं मुदरजैल जुमलों की। हाँ जी, इसमें 2-3 सवाल हैं। एक ये है कि मौलवी वहीदुद्दीन सलीम इस्तिलाह साजी में किस ज़बान के असूलों से मदद लेते थे। फ़रत ने मौलवी साहब की कौन कौन सी खामियों की तरफ इशारा किया है। नंबर 3 सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के अंदाज़े निगारिश पर नोट लिखें। मुसन्निफ़ ने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की वज़ा क़ता का जो नक्शा खींचा उसे अपने अल्फाज में बयान करें, ये भी करना है आपने। और फिर एक ये सवाल है, क्या मुसन्निफ़ ने वहीदुद्दीन सलीम के मिजाज और कमज़ोर किरदार के कमज़ोर पहलुओं को छुपाने की कोशिश की? अगर नहीं तो उन्हें किस अंदाज से पेश किया है? बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की, हर चीज़ खोल के बयान की है। कुछ ऐसे पहलू भी थे जो उनकी शख्सियत की कमज़ोरियाँ ज़ाहिर करते हैं, उन्होंने वो भी दिखाए हैं और बड़े अच्छे अंदाज में दिखाए हैं, और हमें उसके बारे में मुकम्मल जो है वो आगाही उन्होंने दी। अगरचे उनकी मुलाकातें इतनी ज़्यादा उनसे नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके बारे में जो खाका पेश किया उसमें काफ़ी सारी उनकी शख्सियत की के मुख्तलिफ़ पहलुओं से नकाब कुशाई हो रही है। तो ये सवालात आपने करने हैं। फ़रतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर और उसकी खसूसियात, उनके हालात ज़िंदगी, उस पर एक जामे और मुकम्मल नोट लिखना है। ठीक है, ये भी आपके होमवर्क में शामिल है, इसको कर लें और साथ साथ तैयारी शुरू कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका काम भी देखा जाएगा, आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो मैं किसी वक्त भी आपको कॉल कर सकती हूँ। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करें और पढ़ाई को सीरियस लें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे अगला सबक, वो कल हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, या हिस्सा नज़म की तरफ हो सकता है हम जाएं, थोड़ा सा हिस्सा नज़म को भी देखें, तो फिर ये मैं आपको इंशाअल्लाह कल बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।